उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम प्रज्वल है और ये जातिका की कुंडली है 2014। और इनके साथ एक और भी जातिका का जन्म हुआ था, मतलब ये जुड़वा बच्चों की कुंडलियां हो सकती हैं। एक बात जो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमेशा याद रखिएगा कि अगर एक ही साथ जुड़वा जातकों का जन्म होता है तो इसमें फलादेश करने का ये एक तरीका ये हो जाता है कि जन्म के समय को देखना होता है, घटी पल में जाकर के बहुत ही सूक्ष्मता से। लेकिन ऐसे सामान्यतया मैं बता दूं तो 10 मिनट का जब अंतर हो जाता है तो नवांश से जाकर के स्पष्टीकरण निकालना होता है। यहाँ पे जो इनके जन्म का जो समय है वो 50 मिनट और 51 मिनट, मतलब 50 और 51 का है। ऐसी अवस्था में नवांश भी दोनों का एक ही हो जाता है। साथ ही साथ अगर आप विचार करें तो ये बात इस बात पे भी निर्भर करती है कि उसका पूर्व जन्म कैसा था। एक ही नाल से पैदा हुए, एक ही गर्भ से पैदा हुए दो बच्चों के जो संस्कार पूर्व जन्म के थे, इस आधार पर कई बार कुंडली बदल जाती है या उसके फलादेश करने का तरीका बदल जाता है या फल बदल जाता है, फल कथन बदल जाता है। मतलब यह है कि आपने दोनों को एक साथ एक जैसा ही किया है। मिट्टी तो एक ही है पर उसमें से मिर्च भी निकलता है और उसमें से मीठा फल आम भी निकलता है। बस बात इतनी है कि उनकी प्रकृति पूर्व जन्म में कैसी थी, वो किस प्रकृति को धारण करके जन्मे हैं, हमारा संस्कार दोनों पे बराबर या उनके पिछले जन्म के संस्कार कैसे थे, इस वजह से ये चीजें बदल जाती हैं। मैं इस कुंडली को अगर देखूंगा तो सबसे पहले वैशाख माह में जन्मे होने के कारण व्यक्ति जो होता है वो जबरदस्ती या थोड़ा जिद्दी होता है, पर वस्तुतः होता बड़ा वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक कारणों को समझने वाला और बहुत ही ज्यादा तकनीक का जानकार भी होता है। ये पहली बात है। उत्तरायण में जन्मे होने के कारण जातक जो है वो या जातिका जो है वो बुद्धिमान होगी, समझदार होती है, उसके पास दुख के माहौल कम बनते हैं जीवन में, मतलब कष्ट की स्थिति थोड़ी कम रहती है दक्षिणायन वालों के मुकाबले। दक्षिणायन वाले थोड़े परिश्रमी ज्यादा होते हैं पर उनको वो चीज मिलती बड़ी कम सी है। या उत्तरायण वालों के पास आत्मबल बहुत बढ़िया रहता है, ये कहने को मिल जाती है। ग्रीष्म ऋतु में जन्मे होने के कारण व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाए तो ज्यादा धन इकट्ठा कर सकता है कमा करके, या फिर उसके पास क्रोध को नियंत्रित करने की एक अद्भुत और विलक्षण क्षमता होती है। सोमवार के जन्मे होने के कारण जातिका बुद्धिमान, गंभीर और ओजस्वी वाणी को धारण करने वाली होती है। ऐसी अवस्था में कि व्यक्ति का जन्म जब सोमवार को होगा तो व्यक्ति गुरुत्व का बल रखने वाला और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद ग्रहण करने वाला होता है, धार्मिक भी होता है। यहाँ शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि के जो चंद्रमा होंगे वो व्यक्ति के जीवन को धन से, धर्म से, अध्यात्म से, बौद्धिक स्तर पे और चिंतनशील बनाने का काम करेंगे। समृद्धि से युक्त जातक का जीवन हो जाता है। क्लियर है? शुक्ल पक्ष में जन्मे होने के कारण कई बार व्यक्ति का जो होता है वो संतान पक्ष कमजोर हो जाता है, ऐसी स्थितियां देखने को मिल रही हैं। चित्रा नक्षत्र में जन्मे होने के कारण व्यक्ति एग्रेसिव है, थोड़ा समझदारी कई बार कम दिखाता है। इसमें से एक के ऊपर प्रभाव बाएं हाथ पे, बाएं आंख पे या बाएं तरफ से थोड़े से कई प्रकार के चिन्ह या लहसन आदि तिल वगैरह का भी प्रभाव देखने को मिल जाता है। कई बार व्यक्ति के जीवन में चित्रा नक्षत्र में जन्मे होने के कारण, मंगल से प्रभावित होने के कारण व्यक्ति का प्रभाव कभी भी समाज के ऊपर कम नहीं होता है, वो हमेशा जो उसका वर्चस्व है वो बना रहता है। मतलब ये एक अच्छी बात हो सकती है सामाजिक दृष्टिकोण से। शुद्धि योग में जन्मे होने के कारण व्यक्ति को आप जो भी काम देंगे वो उसे सफल करेगा। तैतुलकरण ये बहुत अच्छा है व्यवसाय वगैरह करने के लिए। वैश्य वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति संतुलन बनाना चाहता है और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति सब कुछ खाता है, सब कुछ पहनता है, वो सर्वाहारी है। अगर जितना ज्यादा हो सके शुद्ध करेगा भोजन, शुद्ध जीवन यापन करे तो उतना ही ज्यादा व्यक्ति का वर्चस्व बना रहे, उसका प्रभाव कभी कमजोर ना हो, उसकी बौद्धिक क्षमता प्रत्येक दिन जो है वो निरंतरता से प्रबुद्ध और मजबूत होती है। मेरे कहने का यहाँ पे सीधा और स्पष्ट सा मतलब यह है कि हमें अपने भोजन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी भी तरीके से आप गलत और गंदी चीजें अपने पेट के अंदर मत डालिए। यहाँ पे अब मैं इनकी कुंडली का तो पंचांग बता चुका हूं, अब दूसरे तरीके से अगर आपको समझाऊं तो ये कन्या लग्न की कुंडली बनी है। ध्यान से समझिएगा मेरी तरफ देख के। ये कन्या लग्न की कुंडली बनी जो छठे भाव की राशि है और लग्न में बन गई। मैंने एक बार ये बात कही परसों दिन के कार्यक्रम में कि मेरे नेत्रों में जो है वो कुछ जलन की समस्या है, वो अभी भी है, पर आपको यकीन नहीं होगा ये लोग कितने अजीब हैं और ये लोग कितने अच्छे हैं। मुझे दवाइयां तक लोग तस्वीरों में खींच खींच करके भेज रहे हैं,
पंडित जी ये दवाई ले लो, पंडित जी इस डॉक्टर से संपर्क करो, यहां तक लोग कर रहे हैं। कितने लोग जो है वो फोन भी किए हैं। ये कितनी अद्भुत बात है, बड़ी अद्भुत बात है। पर ये सिर्फ मैं जानता हूं कि ये क्यों हो रहा है। ये कम नींद लेने के कारण हो रहा है। आप लोगों को बहुत ज्यादा, बिल्कुल भी जो मेरे शुभचिंतक हैं, मैं उन सबको बहुत ही धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं, मुझ जैसे छोटी चीज को इतना ऊंचा बनाने के लिए। और मैं सबसे ज्यादा तो धन्यवाद अपने परम पूज्य गुरुदेव जी को करता हूं, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है, या इनके ऐसे योग्य मुझे बना दिया है कि इतना आप लोगों का सम्मान मुझे मिल रहा है। तो मैं तो साष्टांग प्रणाम उन्हें करता ही हूं हमेशा। पर यह बात मुझे बड़ी अजीब लगी कि लोग आपको कितना माथे पे बिठाने को तैयार हैं अगर आपके कृत्य अच्छे हैं तो। कुछ लोगों ने ड्रॉप भी भेजे हैं व्हाट्सएप पे, कुछ लोगों ने दवाइयों की ये आयुर्वेदिक उपचार भी भेजे हैं, कुछ भोजन में ये सलाह दे रहे हैं। अद्भुत बात है, परमात्मा की अजीब लीला है। तो यहाँ पे 6 नंबर लग्न में लिखा है और यहाँ पे मंगल और चंद्रमा बैठे हैं। ये कन्या लग्न की कुंडली है, जो मूलतः व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को कई बार थोड़ा समझदार कम बना देता है। मतलब व्यक्ति जो है वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है, कान का कच्चा होता है, छिद्रान्वेषी होता है। मतलब कहने का है कि वो दूसरों के काम में हस्तक्षेप ज्यादा कर देता है, या फिर उसे कई बार ये कह सकते हैं कि वो दूसरों के काम में बुराई ढूंढ ले या कमजोरी ढूंढ ले। अपने काम के लिए तारीफ सुनना चाहता है, अपनी तारीफ उसको बड़ी अच्छी लगती है। अधकचरा होता है, जल्दबाज प्रवृत्ति का भी होता है, अनुभव से कमजोर होता है, इस वजह से अनुभव बढ़ाने की बात बन जाती है। तो ये स्थिति बनती है। पर केंद्र में अगर ग्रहों को देखें आप, तो एक शुभ ग्रह उच्च के, ये बहुत अच्छी बात है। एक शुभ ग्रह यहाँ गुरु दशम स्थान में, फिर भी ठीक है, क्योंकि यहाँ के अधिपति त्रिकोण से संबंध बना रहे हैं। लग्न में चंद्रमा और मंगल का लक्ष्मी संपन्न योग बनाना, और शनि का धन भाव में उच्च का होना, और सूर्य का उच्च का होना। टोटल अगर अष्टम भाव में सूर्य उच्च के, बुध केंद्र त्रिकोण राजयोग, लग्न में चंद्रमा कन्या राशि के जिसके अधिपति त्रिकोण में बैठे या त्रित्रिकोण में, इस भाव से पंचमस्त नवम के संबंध में, ये चंद्रमा के लिए अच्छी बात होगी। लग्न में मंगल का बैठना जातक को पराक्रमी और भाइयों का सहयोग और कई भाइयों वाला बहनों वाला बना देता है, मतलब सुगठित बना देता है। शनि का उच्च का होना और राहु का इस भाव से संबंध बना लेना व्यक्ति को समृद्धि और धनदायक, ये तो एक सामान्य सी बात होगी। पर इसको और भी गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। कन्या लग्न की कुंडली के लिए गुरु मारक हो जाते हैं, सप्तम भाव प्रबल मारक स्थान है। इस वजह से कन्या लग्न की कुंडली के लिए पापी ग्रह के रूप में, मारक और पापी में अंतर होता है, अभी इस पे कार्यक्रम आना बाकी है। पापी ग्रह के रूप में मंगल होंगे, वो छठे और तीसरे भाव के अधिपति होने के कारण। क्लियर है। कन्या लग्न की कुंडली के लिए बुध चाहे कहीं भी हो, किसी भी भाव में, अकेले परिणाम अच्छे नहीं करते हैं। अगर वो लग्न में अकेले बैठे होते तो बात उलट जाती, मतलब अच्छी बात होती। लेकिन यहाँ पे चूंकि बुध अकेले बैठ रहे हैं, इस वजह से ये यहाँ पे कमजोर परिणाम दे सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि व्यक्ति का भाग्य कमजोर हो सकता है, या व्यक्ति को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, गाय को हरा चारा, या फिर व्यक्ति को राम रक्षा स्तोत्र, या फिर गणेश संकट नाशक स्तोत्र का पाठ, या गणपति के 1008 नामों का कभी कभी स्मरण कर लेना चाहिए। यहाँ पे जो ये तो मंगल गुरु की बात थी, बुध के बारे में चर्चा करी। अब एक बात और भी, मंगल के बारे में मैंने चर्चा करी, पापी हो जाते हैं। शनि जन्म कुंडली में पंचम भाव के और छठे भाव के अधिपति होकर के ये अनिष्ट भी होते हैं, कभी कभी व्यक्ति के जीवन में पछड़े में डालने वाला या समस्याओं से व्यक्ति का जो है वो संबंध बना देते हैं। हालांकि छठे भाव के अधिपति होकर के वो उच्च के हो गए हैं, तो ऋण भाव का अधिपति धन में गया है। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति के जीवन में कई बार रोग भी पैदा कर सकता है। किसको? नेत्रों की समस्याएं दे सकता है। या अगर उच्च का होकर के राहु के साथ बैठेगा तो व्यक्ति को धनवान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़े, और साथ ही साथ वो व्यक्ति को आयु भी दे देता है। यहाँ पे नीच की दृष्टि, जहां पे सूर्य उच्च के होकर के बैठे हैं, यहाँ के अधिपति मंगल जन्म कुंडली में लग्न में व्यक्ति को गोपनीय विद्याओं का जानकार और गुप्त तरीके से राजनीति करने वाला बना देते हैं। व्यक्ति के दिमाग में जो बात चलेगी वो कभी भी किसी को पता नहीं चले, ये बात है। मंगल यहाँ पे पापी, शनि यहाँ पे कई बार इसके काम में अटकने वाला या मेहनत करवाने वाला ज्यादा हो सकता है। शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में द्वितीय भाव के अधिपति हैं, पर वो नवम भाव के भी अधिपति हैं। इस वजह से इन्हें पापग्रह या मारक का दोष नहीं लगेगा। कई बार इन्हें ग्रंथों में द्वितीय भाव के अधिपति होने के बावजूद भी मारक इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि वो भाग्य भाव के अधिपति हैं। लेकिन अब जरा ध्यान से समझिए, एक बात बड़ी गंभीर बताता हूं। अगर उसी द्वितीय भाव के अधिपति शनि शुक्र पे
किसी पापग्रह की दृष्टि पड़ जाएगी, या वो पापकर्त्री में फंस जाता, या फिर अगर उस पे किसी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं होता है, तब वो जरूर ही मारक प्रभाव से युक्त हो जाता है या जातक के जीवन में मारक कष्ट देता है। मंगल की दृष्टि, क्योंकि वो पहले ही मैंने बात बता रखी है कि मंगल यहाँ पे पापक परिणाम देने वाले हो सकते हैं, तो मंगल की दृष्टि यहां जा रही है, इस वजह से ऐसी स्थिति। अब जरा ध्यान से समझिए, तो आप कहेंगे कि उसको चंद्रमा भी तो देख रहे हैं, तो जरा ध्यान से समझिए, इस कुंडली में मंगल, गुरु, मंगल, चंद्रमा भी पापक ही होते हैं, क्योंकि वो पापी भाव के अधिपति हैं। एकादशवें भाव में पापक ग्रह की राशि का बनना अच्छा होता है, जो कि नहीं बन रहा है। नैसर्गिक रूप से चंद्रमा शुभ ग्रह होते हैं और यहाँ पे पापक ग्रह की राशि नहीं बनी है, इस वजह से यहाँ पे शुक्र के ऊपर ये बात कही जा सकती है कि अच्छे अच्छे भावों के अधिपतियों की दृष्टि नहीं पड़ने से जातक के जीवन में शुक्र की दशा में भी कई बार कष्टकारी अनुभव जीवन को देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है? ये पक्की बात है। अब जरा यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी। तो इस कुंडली में अच्छे कौन हुए? फिर मैंने गुरु को भी कमजोर कह दिया, इस कुंडली में शनि को भी अनिष्ट कह दिया, मंगल को भी पापक कह दिया, चंद्रमा को भी पापक कह दिया, तो अच्छे कौन हुए? इस कुंडली में अच्छे होंगे बुध, और इस कुंडली में अच्छे होंगे शुक्र भी अच्छे होंगे, क्योंकि जन्म कुंडली में वो उच्च के होकर के बैठे हैं। तो जो मारक प्रभाव था वो निसंदेह काम तो करेगा, लेकिन कब? जब शुक्र में चंद्रमा, शुक्र में मंगल आए तब, या शुक्र में जब सूर्य आए तब, या शुक्र में जब शनि का अंतर आए तो थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, वैसे बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन इस कुंडली में बुध अच्छे परिणाम करेंगे और इस कुंडली में सूर्य भी अच्छे परिणाम करेंगे। मतलब सूर्य की दशा जो है वो आरंभ में थोड़ी बहुत कष्टदायक स्थितियां लेके आ सकती हैं, पर वस्तुतः ऐसे एक बात बता दूं तो इस कुंडली के लिए 5 तारीख, यानी कि 5 अंक, जैसे 5 तारीख हो जाए, 14 तारीख हो जाए, 23 तारीख हो जाए, अच्छा साबित हो सकता है। इस कुंडली के लिए मकर राशि, इस कुंडली के लिए वृषभ राशि, इस कुंडली के लिए मिथुन राशि, ये राशियां अच्छी होंगी। दूसरी बात बता दूं, ये द्विस्वाभाविक लग्न है, द्विस्वाभाविक लग्न, और ये जो राशि है वो वस्तुतः कन्या राशि ऐसी राशि है जो बहुत ही साहसिक होती है, जिसको कई बार इस बात का गुमान हो जाता है कि मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी हूं, मुझे किसी के अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है, और ये बहुत ज्यादा कई बार घमंडी भी हो जाता है। तो अगर इन तीनों चीजों का व्यक्ति के ऊपर प्रभाव रहेगा तो निस्संदेह उसका व्यक्तित्व और उसका विवेक कमजोर हो जाएगा, यानी कि उसके जीवन में गलती करने के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। मतलब कहने का मेरा यह है कि जातक को हमेशा ही दूसरों की सुन लेनी चाहिए। मतलब आपके जीवन में गलती करने के चांसेस कई गुना बढ़ रहे हैं, ऐसा मैं कह रहा हूं, क्योंकि मंगल भी तो लग्न में बैठे हैं, तो ये आपके साहस में वृद्धि दे रहे हैं। आपके चंद्रमा को, जो कौन है? पाप है, तो पापी भाव का अधिपति होकर के लग्न में बैठा है, इस वजह से कई बार वो कमजोर भी हो जाता है। ये तो व्यक्तित्व की बात रही या फिर स्वभावगत चर्चा रही। अब भाव कैसा है? सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। 27 डिग्री के हैं, उच्च के हैं, कृतिका नक्षत्र में, और मुझे लगता है कि वो अमात्य कारक ग्रह बन रहे हैं। चंद्रमा इस कुंडली में आत्मकारक ग्रह बन रहे हैं, मतलब वो सर्वाधिक डिग्री के साथ जो ग्रह आपकी कुंडली में उपस्थित है वो चंद्रमा है। इसका मतलब है कि चंद्रमा की दशा में व्यक्ति को विशेष लाभ की संभावना बन रही है, वो प्राप्त कर लेगा। जो भी चीजें उसको प्राप्त होनी चाहिए वो चंद्रमा की दशा में आसानी से मिल जानी चाहिए। चंद्रमा की दशा, सूर्य से संबंधित व्यवसाय और व्यक्ति के जीवन में धन की समस्या नहीं है, क्योंकि सूर्य उच्च के बैठे हैं और वस्तुतः लग्न में चंद्रमंगल योग बना हुआ है। थोड़ी बहुत मशक्कत जरूर होती है, वो तो जीवन में सबको करना होता है, पर केंद्र में गुरु और चंद्रमा का एक दूसरे से केंद्र में होना, मंगल और चंद्रमा का एक साथ लग्न में होना, और शुक्र और चंद्रमा का एक दूसरे को देखना, ये बहुत ही जातक को धनवान और धन से युक्त बना देती है। पैतृक संपत्ति में शनि उच्च के व्यक्ति के पिता और पिता के साथ संबंधों को ऊंचाइयां देने वाले हो जाएंगे। व्यक्ति का पिता जो होता है वो उसको हमेशा ही एक तरीके से भार वहन करना होता है। मतलब कहने का ये है कि वो उसके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ रहेगा व्यक्ति के पिता के ऊपर। पिता के साथ संबंधों को अगर मैं देखूंगा तो निस्संदेह उसे कमजोर नहीं कहूंगा। व्यक्ति के ऊपर जो है वो पिता का प्रभाव है, बड़े भाई बहनों का प्रभाव भी रहेगा, और मैं जहां तक समझता हूं तो यहाँ पे
सूर्य अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं तो व्यक्ति को सौभाग्यशाली बनाने के साथ साथ आयु बहुत अच्छी देने के साथ ही साथ एक बात और कि व्यक्ति जो होता है वो गूढ़ से गूढ़ रहस्यमयी चीजों को समझने के फिराक में रहता है। उच्च शिक्षा का भाव व्यक्ति का बहुत अच्छा है, क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य उच्च के, राहु केतु का प्रभाव व्यक्ति को गैस्ट्रिक पेशेंट बना सकते हैं, अपच, एसिडिटी, कब्जियत और पेट से संबंधित समस्या दे सकते हैं, हड्डी और दंत रोगी बना सकते हैं। और साथ ही साथ शुक्र जब उच्च के हो जाएंगे तो व्यक्ति के जीवन में पारंगतता ला देते हैं। उसके पास अनुभवों का कोई प्रभाव होता ही नहीं है, मतलब वो कम होता ही नहीं है, बहुत ही ज्यादा व्यक्ति अनुभवी होता है। ये असर रहेगा क्योंकि शुक्र उच्च के हो जाएंगे तो व्यक्ति के रिसर्च वाले क्षेत्र को बहुत ज्यादा मजबूती दे देते हैं और व्यक्ति बहुत ही रहस्यमय तरीके से किसी भी घटना को अंजाम देता है। ये व्यक्ति आईबी में जाए, जैसे सीबीआई वगैरह में काम करे, गोला बारूद, अस्त्र शस्त्र, तकनीक और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग आदि के क्षेत्र में, तकनीक से संबंधित क्षेत्रों में आसानी से काम कर सकता है। ऐसी स्थितियां भी बनती हैं। ये कुंडली चंद्रमा की अगर देखूं तो चित्रा नक्षत्र में, जिसके अधिपति मंगल हस्त नक्षत्र में, नक्षत्र का परिवर्तन। अब जैसे समझिए तो चंद्रमा बैठे मंगल के नक्षत्र में, मंगल बैठ गए चंद्रमा के नक्षत्र में। ये सबसे अच्छी बात होती है। लग्न में ही नक्षत्र का परिवर्तन अगर हो जाए तो इससे चाहे जितनी भी कमजोरियां मिल रही हो, चाहे स्वभावगत हो, चाहे भाव किसी भी तरीके से हो, वो जातक को श्रेष्ठता और श्रेष्ठ स्थिति में ले जाकर के बैठा देता है। कहने का मतलब है कि लग्न में जब मंगल बैठेंगे तो व्यक्ति के जीवन में आयु देने के साथ साथ, रहस्यमय बनाने के साथ साथ, पॉलिटिकली हमेशा व्यक्ति को जिताने के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में सर्वोत्तम, श्रेष्ठतम और पदधारी बनाने वाला बना देते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति श्रेष्ठ पदों पर जाकर के अपने आप को विभूषित कर लेता है। यह नक्षत्र का परिवर्तन सबसे बड़ा परिवर्तन और सबसे ही सुदृढ़ परिवर्तन कहा जाता है। ये यहां तक बात खत्म। जातक के प्रभाव में जो ये राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है, तो धीरे धीरे प्रगति संभव है। जातक के जीवन में उद्वेलीपन के, उतावलेपन की स्थिति ज्यादा रहेगी क्योंकि मंगल लग्न में बैठा है। और अष्टमेश जो होते हैं वो व्यक्ति के स्वभाव के निर्धारक होते हैं। आप जरा गौर करिए तो सूर्य यहाँ पे द्वितीय सबसे ज्यादा ग्रह के साथ उपस्थित थे, मतलब डिग्री के साथ, और चंद्रमा सबसे ज्यादा। वो चंद्रमा नवांश कुंडली में कन्या राशि के बैठे हैं, शुभ ग्रह की राशि, जहां का अधिपति गुरु बुध लग्न में बैठा था और शनि मंगल राहु केतु के प्रभाव में। इस कारण से कई बार व्यक्ति को मशक्कत भी करनी पड़ेगी। चंद्रमा अगर शुभ ग्रह की राशि में बैठे हो, उस पे गुरु का प्रभाव नहीं, गुरु से षडाष्टक का दोष, इससे चतुर्थस्थ सूर्य और इससे तृतीयस्थ शुक्र राहु, इस वजह से मशक्कत करनी पड़ेगी यश पाने के लिए। आप आसानी से कोई भी चीज नहीं प्राप्त कर सकते। यहां लग्न के अधिपति भाग्य में गए हैं और भाग्य का कारक केंद्र में आया है। लग्न के अधिपति के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, ऊपर से कोई भी ग्रह उन्हें देख नहीं रहा। ऐसी अवस्था में कि उनके ठीक पीछे सूर्य और ठीक आगे गुरु, ऐसी अवस्था में उस व्यक्ति को एक नेचर मिलेगा। कैसा? व्यक्ति तात्विक दृष्टिकोण को रखने वाला होगा, शुद्ध होगा, चिरंतन होगा, धार्मिक होगा, प्रबुद्ध होगा, मजबूत होगा। पर यह बुध की दशा में जातक को प्रभाव ज्यादा मिलेगा। गुरु की दशा में जातक को प्रभाव ऐसा मिल सकता है, सूर्य की दशा में ऐसा प्रभाव मिल सकता है, पर बाकी के ग्रहों की दशा में व्यक्ति को घमंडी नेचर का देख रहा हूं। शनि की दशा में व्यक्ति कुछ भी किसी को बोल दे, किसी को आदर न दे, आदरणीय न बनने दे, या स्वयं को या चाहे किसी दूसरे को, या किसी को कुछ भी बोल दे। गंभीरतम होना चाहिए क्योंकि शनि उच्च के बैठे हैं। और मंगल की बात करी, चंद्रमा मंगल की बात हो गई। बुध रोहिणी नक्षत्र में, रोहिणी जन्म कुंडली में व्यक्ति को व्यावसायिक और व्यक्ति को स्वार्थीपन या चंचल बुद्धि या व्यावसायिक नेचर का ऐसा बना दे। अब होगा क्या कि आप जरा गौर से देखिए तो इस भाव के अधिपति जो शुक्र है वो उच्च के दे करके जहां व्यक्ति को भाग्यशाली साबित कर रहा है। व्यक्ति के पास पूर्वजों का बल है, आशीर्वाद है, धर्म का ज्ञान है, वेदों का, पुराणों का, इन सब चीजों का व्यक्ति के पास कहीं ना कहीं उसके पास बीजारोपण है। अगर इन सब चीजों पे व्यक्ति का ध्यान जाए तो निस्संदेह व्यक्ति का काम बन जाए। मतलब उसको इसमें शामिल करना होगा अपने जीवन में। धर्म और वेद पुराणों को अपने जीवन में बना करके रखने की आवश्यकता बिल्कुल ही है। केंद्र में गुरु, केंद्र में शुक्र, केंद्र में चंद्रमा, तीन शुभ ग्रह केंद्र में, और एक बचा बुध, वो जन्म कुंडली के त्रिकोण में। अगर ये अकेले न बैठ करके अगर सूर्य के साथ बैठ जाते या गुरु के साथ बैठ जाते तो ये पता भी नहीं है आपको कि ये कितनी अच्छी बात हो जाती। ये बुध की बात थी। गुरु जो है वो अपने ही नक्षत्र में, नक्षत्रों के आधार पर सारे ग्रह अच्छे नक्षत्र में बैठे हैं। जैसे बुध भी अच्छे बैठे हैं
उसका अधिपति लग्न में बैठा है, जिस नक्षत्र में बैठे, गुरु स्वयं के नक्षत्र में, तो जातक अगर कुछ भी ना करे तो वो खुद का भी इतना अच्छे तरीके से काम कर लेगा कि उसको किसी के पास हाथ पसारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कभी किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसका धर्म क्षेत्र ठीक है, उसका कर्म क्षेत्र ठीक है, उसका धन क्षेत्र ठीक है, उसका सुख क्षेत्र ठीक है, और उसके दुश्मन वाले क्षेत्र थोड़े कमजोर है। यहाँ पे व्यापारिक बना रहा है, यहाँ पे सुख दे रहा है, और यहाँ पे सामान्यतया व्यक्ति को पेट का रोगी बना रहा है। ऐसी स्थितियां अब जरा गौर करिए, तो व्यक्ति को देना नहीं चाहिए किसी को, और अपने आदर को बनाए रखने के लिए अपने आप को हमेशा ही व्यक्ति को सुरक्षित रखना चाहिए। चाहे ट्रेन में यात्रा करते समय हो, चाहे किसी भी यात्रा में, किसी पे कोई भी भरोसा न करिए। अष्टम का मंगल व्यक्ति को यह कहता है अपने कपड़ों पे ध्यान दें, जो आप पहनते हैं उस पर आपका फोकस होना चाहिए। आपके जो है वो परिधान विशेषतया आकर्षित करने वाले और भड़काऊ नहीं होने चाहिए। ये अष्टम का मंगल आपको इसके कारण आपकी समस्या को न्योता दे सकता है। क्लियर है? ये बात यहां तक। गुरु की बात करी, शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में उत्तरा भाद्रपद के बैठे हैं, और ये स्थिति जन्म कुंडली में शनि के कारण उच्चस्थ होकर के, तो जन्म कुंडली में जिस नक्षत्र में शुक्र बैठे हैं उसका अधिपति उच्च का है, धन भाव में धनाढ़ बनाने का योग, यश कीर्ति मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, और साथ ही साथ व्यक्ति को चल अचल संपत्ति का योग। क्यों? क्योंकि शनि का संबंध यहां से, मंगल की चौथी दृष्टि यहां पे, गुरु का संबंध यहां से, इस भाव से केंद्र में शुक्र, इस भाव से केंद्र में लक्ष्मी संपन्न योग। इसका मतलब है कि इस कुंडली का सबसे जो मजबूत भाव बना है वो ये बना है, क्योंकि पंचमेश स्वयं देख रहे हैं, इस भाव का अधिपति इसे देख रहा है, इस भाव से शनि मंगल का संबंध व्यक्ति को नौकरी और पदधारी बना रहा है, इस भाव से चतुर्थस्थ शुभग्रह, इस भाव से चतुर्थस्थ लक्ष्मी संपन्न का योग। ऐसी स्थिति में चौथा भाव सबसे ज्यादा, क्योंकि इस भाव का अधिपति इसे उलट करके देखे तो ये और भी ज्यादा अच्छी बात, मतलब ये दोनों जातकों के लिए मैं ये बात बता रहा हूं। ऐसी स्थिति आपको दोनों पे सामान्यतया ये बात लागू होगी। उसके बाद अगर आप शनि की बात करते हैं तो विशाखा नक्षत्र में, अब जरा ध्यान से समझिए, तो जिस नक्षत्र में शनि बैठे हैं उस नक्षत्र के अधिपति गुरु जो है वो अति शत्रुता का भाव रख रहे हैं, लेकिन अति शत्रुता का भाव रखते हैं नहीं होगा, लेकिन क्योंकि इसके अधिपति निकटस्थ होकर के तात्कालिक मित्रता में मित्रता पूर्ण व्यवहार करेंगे। और दशम का अधिपति अगर त्रिकोण में बैठे तो ये सर्वोच्च योग कारक स्थिति बन जाएगी। इसका मतलब है कि इस कुंडली में गुरु और बुध योग कारक और राज योगों के निर्माता ग्रह बन जाते हैं। इसका मतलब यह होता है कि कन्या लग्न की कुंडली के लिए अगर गुरु जब द्वितीय भाव से, यानी कि सप्तम द्वितीय प्रथम मारक के भाव से गुजरेंगे, इसका मतलब है कि इस प्रभाव से जब गुरु का प्रभाव बढ़ेगा तो व्यक्ति को कई बार मानसिक कष्ट या उसके रोजगार को कमजोरी मिल सकती है। इस वजह से इस कुंडली में अगर मैं देखूंगा चौतरफा, तो रत्न के आधार पर बुध का रत्न सबसे ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि यहाँ भी लग्न में बैठे हैं, वर्गोत्तम भी हैं, और यहाँ भी बुध जो है वो वर्गोत्तम हो रहा है। इस अवस्था में व्यक्ति को कम्युनिकेशन, व्यक्ति का ट्रांसपोर्ट, व्यक्ति का ड्राइविंग स्किल, व्यक्ति का कम्युनिकेटिव होना, व्यक्ति को वाणी से संबंधित कोई भी काम करना और लिखने का काम, कंसल्टेंसी वगैरह का काम, उसके बाद व्यक्ति को किसी को कुछ देने का काम, सिखाने का काम, समझौता करने का काम, और अपनी एक वस्तु को किसी दूसरे जगह जो है वो पहुंचाने का काम, ट्रांसपोर्ट वाला, वही वाला, ये काम बहुत अच्छे तरीके से बनता है। साथ ही साथ बैंकिंग से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित क्षेत्रों में भी व्यक्ति का क्षेत्र बहुत अच्छा बनता देख रहा हूं। वैसे एक बात और भी कहूंगा, व्यक्ति खुद का व्यवसाय भी अगर करेगा तो बहुत अच्छा चल जाएगा। ये बात इतनी सी। दशमांश कुंडली कैसी है? लग्न के अधिपति यहाँ भी भाग्य भाव में, ये देखिए जरा, यहाँ पे भी 6 नंबर, यहाँ पे भी 6 नंबर, यानी कि व्यक्ति की कुंडली में इन दोनों का साम्य बन रहा है। और यहाँ पे मंगल बैठे हैं जो व्यक्ति को कभी कभी कष्ट दे सकते हैं। यहाँ राहु आलसी न बने, यहाँ पे सूर्य और गुरु का बैठना जो व्यक्ति के जीवन में यश दे सकता है, लेकिन यहाँ के अधिपति का दशम स्थान में जाना ये योग कारक स्थिति और व्यक्ति के कर्म को जीवन में मजबूती और पंक्चुअल बनाने वाला बना रहे, आलस्य ना रहे अगर तो राहु की दशा में और मंगल की दशा में व्यक्ति को कष्ट हो सकता है कार्मिक रूप से, मानसिक रूप से। लेकिन यहीं पे शुक्र बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति का जो नेचर है या अपग्रेड रहने की जो बात है वो बहुत ही स्पष्ट है। मतलब व्यक्ति जो है वो प्रत्येक दिन अपने आप को अपने ही ऊपर काम करने वाला होता है, जहां उसको हर बार ये बात पता चल जाती है कि मुझे क्या करना है और कहाँ कमजोरी को पकड़ना है। ये बात यहाँ तक थी। अब इनकी कुंडली में मैं आपको बता देता हूँ कि
ग्रह की डिग्री वगैरह कैसी है। तो सूर्य जो जिस डिग्री पे बैठे हैं 27 डिग्री मृतप्राय, इसका मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में 12वें भाव के अधिपति मृतप्राय है। विपरीत परिस्थिति पिता के कारण, पिता के स्वभाव और स्वास्थ्य के कारण, और कई बार व्यक्ति के स्वयं के पेट की समस्या के कारण या नाभि के नीचे का क्षेत्र प्रभावित होते देख रहा हूँ। इस वजह से उसका ख्याल रखना चाहिए, पेट में गंदी और बुरी चीजें ना डालें। मंगल सूर्य के बाद चंद्रमा 25% का परिणाम देंगे, 27 डिग्री के वो भी बैठे हैं और अवस्था में वो जो है वो थोड़े कमजोर बन रहे हैं, मैं वही बात कहूंगा। इस वजह से आपको इन दोनों ग्रहों को मेंटेन करना है। तो रविवार को नमक का पान नहीं करना चाहिए, बंद कर दीजिए, रविवार को नमक मत खाइए। मंगल बहुत बढ़िया, बुध बहुत अच्छे, गुरु 25% का परिणाम करेंगे और शुक्र जन्म कुंडली में बहुत अच्छे हैं। शनि इस कुंडली में परिणामतः अगर आप देखें तो यहाँ उच्च के, यहाँ पे जन्म कुंडली में मित्र की राशि में, और यहाँ पे भी मित्रवती हो रहा है। इसका मतलब है कि वो उसने स्टेटस मेंटेन किया है, पर चूंकि अवस्था जो है वो शनि की 25 डिग्री के है, मृतप्राय या वृद्ध हो रहे हैं, मृतप्राय हो रहे हैं, इस वजह से वो थोड़ी सी कमजोरी वाली बात होने पर। राहु और केतु की बात अगर करते हैं तो 4 डिग्री के बैठे हैं, ये कमजोर हो रहे हैं और निस्संदेह व्यक्ति को बाल अवस्था में ले जा करके व्यक्ति के जीवन को कई बार आरंभ की दशा कष्टदायक हो सकती है। अभी आपके ऊपर से दशा राहु की ही चल रही है। पेंडेंट बना करके गले में आप लाजवर्त धारण कर लीजिए, क्योंकि राहु का संबंध इस कुंडली के त्रिकोण भाव के अधिपति से जरूर हो रहा है, पर वो द्वितीय भाव में बैठे हैं, बाईं हाथ में धारण करना चाहिए। एक बात और बता देता हूं, उस राहु ने आपके गुरु को भी देखा है और आपके सूर्य को भी देखा है। इस वजह से व्यक्ति को अत्याधुनिक नहीं होना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके अपने आप को सांस्कृतिक बनाना चाहिए, सामाजिक बनाना चाहिए, श्रेष्ठतम बनाना चाहिए, नैतिक तत्वों का पालन करने वाला बनाना चाहिए। अपने बड़े, अपने बुजुर्ग, अपने जो जितने भी प्रियजन हैं उन लोगों के साथ संबंध अच्छे रखने चाहिए। प्रोफेशनलिज्म ना रखिए, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक बनिए। गीता जी को अपने जीवन में स्थान दीजिए। अपने जीवन में अगर हो सके तो किसी धार्मिक पत्रिका का जरूर ही प्रत्येक पल प्रत्येक समय उसका अनुसरण करिए, उसके पुस्तकों का अध्ययन करिए, चाहे वो श्रीमद् भगवद गीता हो, चाहे भागवत महापुराण हो, चाहे देवी भागवत हो, चाहे कल्याण पत्रिका हो, चाहे इन सब चीजों का, चाहे भागवतांग हो, किसी भी एक पत्रिका को अपने जीवन में जरूर ही उसका जो है वो प्रकल्प लाना चाहिए। ये जरूर याद रखने की बात है। प्रत्येक दिन सोते समय अगर गीता जी का भी अध्ययन अध्यापन करें, दुर्गा सप्तशती का भी हिंदी में भी अगर पाठ कर लें, तो भी देवी कवच का हो जाए, कीलक हो जाए, या देवी अथर्वशीर्ष हो जाए, शुक्ल गणपति अथर्वशीर्ष हो जाए, तो भी व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे तत्व जो है वो बदलने वाले दिख जाएंगे। इस कुंडली में बुधवार बहुत अच्छा दिन हो सकता है, रविवार बहुत अच्छा दिन हो सकता है, 5 तारीख मैंने कहा बहुत अच्छा वार है। विवाह के लिए मीन राशि, मीन लग्न, कन्या राशि, कन्या लग्न, वृषभ राशि, वृषभ लग्न, मकर राशि, मकर लग्न, ये अच्छी बात होगी। तुला वालों से बच के रहिएगा, कुंभ वालों से, मेष वालों से, सिंह वालों से बच के रहिएगा, उन लोगों से नुकसान हो सकता है। ये इतनी सारी बातें मैंने बताई। नवांश कुंडली में इतने सारे ग्रह बैठे हैं और गुरु जो है वो इस कुंडली में बाहर है। दाम्पत्य सामान्यतया ठीक है, पर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव कुंडली मिलाने को मजबूर, क्योंकि यहाँ भी मंगल लग्न में, यहाँ भी मंगल लग्न में, तो दोनों ही तरीके से। और चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में मंगल लग्न में, और चंद्रमा भी जन्म कुंडली में यहाँ पे देखिए पंचम में। इस वजह से मैं ये बात कहूंगा कि व्यक्ति को विवाह करने से पहले कुंडली अवश्य ही मिला लेना चाहिए। दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है, पर वस्तुतः इस बात पे निर्भर करती है बात कि वो पिछले जन्म में कैसा था और ये पिछले जन्म में कैसा था। अगर आप पंचम भाव को देखें तो पंचमेश उच्च के हैं और शुक्र भी उच्च के हैं, साथ ही साथ लग्न में चंद्रमा और मंगल बैठे हैं। इस भाव में से चतुर्थस्थ सूर्य उच्च के बैठे हैं। कई बार जो होता है वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा धार्मिक होता है, बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ होता है, बहुत ही ज्यादा राजसिक होता है। इस वजह से कई बार उनके ऊपर राजसिक गुणों का प्रभाव ज्यादा देखा जाता है। ऐसी स्थितियां, अभी मेरे पास एक कुंडली आई थी, दोपहर में मैं बात कर रहा था, बच्चा जो था वो बीमार था और वो थोड़ा जो है वो एबनॉर्मल था। तो मैंने पंचम भाव पे जब उनके भाव को देखा था तो उसमें उनको ये फलादेश मैंने करके बताई कि बच्चा जो है वो पूर्व जन्म में ज्ञान से संपन्न तो था, पर वो ज्ञान का दान नहीं किया था। ऐसी स्थितियां कई बार होती हैं, या व्यक्ति जो है वो किसी को हड़प करके उसकी विद्या चुरा लेता है, किसी दूसरे के ग्रंथ को अपने नाम से छपवा लेता है, कुछ ऐसे कृत्य व्यक्ति कर लेता है जिसके कारण भी उसके ज्ञान को सही दिशा नहीं मिल पाती है। ये ग्रंथ की बात है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। दशाओं के आधार पर तो मैंने चर्चा करी है इस कुंडली में। अगर फिर से बता दूं
तो मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा समझ लीजिएगा। सूर्य 25 के हिसाब से आपकी कुंडली में, मैं ऐसे नहीं ऐसे बता देता हूं, आपकी कुंडली में मंगल, शुक्र, राहु, केतु और चंद्रमा, इनकी दशाएं, एक बार फिर से बोल दूं, मंगल, शुक्र, राहु, केतु और चंद्रमा, ये आपके जीवन में जब भी आएंगे आपके जीवन में कुछ नया, कुछ बड़ा और कुछ बेहतर करवाएंगे। बाकी के जितने ग्रह हैं जैसे गुरु, शनि, सूर्य और बुध, इनकी दशाएं बिल्कुल सामान्य और शांति से बीत जाएंगी। इनकी दशाओं में आपको कष्ट कम होगा, आराम से निकल जाएंगी ये दशाएं। अगर मैं टोटली अगर देखूं तो इस कुंडली में संतान से मैं कष्ट थोड़ा देख रहा हूं, इस वजह से कुंडली मिलाए बिना विवाह मत करिएगा। वैसे संतान का सुख है, संतान का सुख है, संतान से सुख की स्थिति कमजोर नहीं है। एक बात और बता दूं, भूमि, भवन, वाहन, इन सब चीजों की स्थितियां आपकी कुंडली में बहुत अच्छी बनी हुई हैं। माता से कई बार व्यक्ति को उपहार मिल जाता है। माता पिता के साथ संबंधों में, पिता के साथ संबंध थोड़े बहुत कठोर या कमजोर हो सकते हैं, पर माता के साथ संबंध मैं इस कुंडली में थोड़ा स्वास्थ्य से कमजोर भरे रहे पर दूरी बन जाती है। हालांकि सामान्य नहीं कहूंगा, बहुत ज्यादा ना तो अच्छा ना तो बहुत ज्यादा बुरा, पर माता और पिता दोनों में से अगर मैं बात कहूं तो पैतृक संपत्ति मिलने वाली स्थिति में जा रही है, ये बात मैं देखता हूं। और भी अगर निकटता से इस कुंडली को देखूंगा तो मैं एक बात कहूं, इस कुंडली में मंगल और गुरु अच्छे हैं। टोटली इस कुंडली में शनि मोक्षदायक बन रहे हैं। इस कुंडली में व्यक्ति को सर्वस्व मिल जाता है, भौतिकीय सुख। इस कुंडली में व्यक्ति का रोजगार कभी प्रभावित नहीं रहने वाला है, वो ठीक है, पर व्यक्ति की बुद्धि कभी कभी कलुषित हो सकती है। उसको अपने बुद्धि को सही कैसे करना है, इस पे काम करने की आवश्यकता है। उसके पढ़ाई में कभी कभी व्यवधान भी मिल सकते हैं, इस बात पे आपको फोकस करना होगा कि वो बाधित ना हो। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे। शाम वाला कार्यक्रम जरूर देखिए। NAKULPARASHARA इस नाम से मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा और मेरा एप्लीकेशन ज्योतिष ही लक्ष्य नाम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बहुत बहुत नमस्कार।